हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो आज हम लोग हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोबेबली हमारा ये क्या रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर सर हमें कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे बचे हुए हैं मॉड्यूल के, आपके जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी हम लोग क्या करेंगे, उनकी सर हम लोग करेंगे सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ट्राई करने हैं। और जो एडिशनल क्वेश्चन है सर एक दो वो हम लोग क्या करेंगे और ट्राई करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी डाउट्स आपके हैं तो आपके जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग वहां पे कमेंट डाल दीजिए कि सर हमें जूम सेशन रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए तो आपके 1 या 2 लेक्चर जूम सेशन पे ले लिए जाएंगे। ठीक है जी। चलो हमें अच्छे से काम करना है। अकाउंट्स आपका देखो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो। इवन आपने अगर 80+ मार्क्स अकाउंटेंसी के अंदर स्कोर किए तो देखो 80 अकाउंट्स में अगर आगे तो बाकी बचे हुए तीनों सब्जेक्ट में 40 भी स्कोर करते हो, आपका ग्रुप इजीली निकल जाएगा। तो आपको एफर्ट्स करने अकाउंट्स के अंदर, आपको किसी भी तरीके की कोई भी ढील नहीं देनी है, दिल से और अच्छे से आपको मेहनत करनी है जिससे आप लोग अकाउंट्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और उन अच्छे मार्क्स का बेनिफिट आपको अदर सब्जेक्ट्स के अंदर मिले। ठीक है, चलो आते हैं पेज नंबर 4.61 आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 4 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स furnished by Alpha Limited, prepare the balance sheet as on 31st March 2011 as required by Part 1 Schedule 3 of the Companies Act 2013। Companies Act 2013 के Schedule 3 के Part 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। इन्फॉर्मेशन आपको गिवन, देखो सबसे पहले क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ₹100 ईच, कितने की है, 50 लाख की। जस्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो हमें पता है सर शेयर कैपिटल में से हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर लेस कर देते हैं। जब आप नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 बनाओगे अपना तो उस नोट नंबर 1 के अंदर क्या लिखोगे, इस ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी, जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये हो जाएगा आपके 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 50 लाख के। नीचे देखोगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी, 50 लाख लेस कॉल्स इन एरियर 7 कितना आपका है, लेस कॉल्स इन एरियर 5,000। तो जो आपकी शेयर कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, 49,95,000 आपकी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तीनों की आपकी सर तीनों हमारी टेंजिबल असेट्स होती है। और टेंजिबल असेट्स को हम लोग कहाँ शो करते हैं सर, फिक्स। जब हम लोग असेट्स वाले पोर्शन में जाएंगे तो पहला नोट बनता है हमारा किसका, नॉन करंट असेट्स का। नॉन करंट असेट्स के अंदर सर हम लोग दिखाते हैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करके, जिसके अंदर टेंजिबल ब्लॉक जो हमारा आता है, टेंजिबल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। वहां पे जो फाइनल वैल्यू वो कितनी है इन असेट्स की, 2750, 2625 और 250। ओरिजिनल वैल्यू अगर आपको आगे क्वेश्चन में गिवन रहेगी तो कंपेयर करके क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। ऐसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन के अंदर और बहुत 2-3 नंबर ऑफ क्वेश्चन में हम लोग क्या देख चुके हैं ऐसा। जनरल रिजर्व कितना है, 10,50,000, कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म लोन आपका 7,50,000। इन्वेंट्री क्या है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो इन्वेंट्री के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, लिखोगे सर इन्वेंट्री, हेडिंग डालोगे, उसके अंदर दिखाओगे रॉ मटेरियल का कितना 2,50,000 और फिनिश गुड्स का कितना 10 लाख, टोटल 12,50,000 आपका कहाँ जाएगा सर, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे आप बना दोगे 12,50,000, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन का प्रोविजन सर, टैक्स का जो भी आप प्रोविजन बनाओगे वो कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हेडिंग के अंदर दिखाना है आपको क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बैलेंस शीट के अंदर आप क्या लिखोगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके आगे नोट नंबर डालना है जो भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ रहा हो, और हम लोग नोट्स अकाउंट्स में क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख, सीधे बैलेंस शीट के अंदर आने आपके 10 लाख ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स हैं आपके, जिस शॉर्ट टर्म एडवांसेस कितने, 2,13,500, 2,13,500 क्या शॉर्ट टर्म एडवांसेस। असेट्स होती है करंट असेट्स के अंदर आपकी आ जाएगी अदर करंट असेट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस, P&L का बैलेंस दिया हुआ 4,33,500। ठीक है, GR कितना दिया हुआ था, 10,50,000। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो जब हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो नोट बनाते हैं वहां पे आएगा आपका कैश इन हैंड कितना, 1,50,000। कैश एट बैंक कितना है, 12,35,000। कोई डिटेल्स वगैरह तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अनसिक्योर्ड लोन कितने का, 6,05,000 का। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके लिए कुछ दिया हुआ तो वो ट्रीटमेंट हमें साथ के साथ देखना है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, और सर लोन्स एंड एडवांसेस फॉर रिलेटेड पार्टीज। देखो क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन
मेंशन क्या क्या है सर, देखो इज ऑल्सो प्रोवाइडेड 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। टोटल शेयर्स कितने सर 50,000 के। 50,000 जब आप लोग लिखोगे यहाँ पे नोट नंबर 1 बनेगा आपका किस चीज का, शेयर कैपिटल का। हेडिंग डालेंगे हम लोग सर नोट 1 की शेयर कैपिटल लिखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है सर, ऑथराइज्ड आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हम लोग लिख देते हैं 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना हुआ 50 लाख। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी 50 लाख। 10,000 शेयर्स issued consideration other than कैश। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट हमें इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर की वैल्यू को, तो लेस करोगे आप कॉल्स इन एरियर। कितना है कॉल्स इन एरियर सर 5,000, तो जो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल का अमाउंट जाएगा वो जाएगा 49,95,000। ठीक है, ये तो बात किसकी हुई सर, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखो आगे क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ ₹2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months। जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल का नोट बनाएंगे तो इसमें लिखोगे लेस देन 6 months वाले और मोर देन 6 months वाले, या फिर आप क्या कर सकते हो मोर देन 6 months वाले लिख दो और इसके लिए क्या लिख दोगे सर अदर। ठीक है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 10 लाख के। उस 10 लाख में से सर जो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं मोर देन 6 months वाले वो है 2,60,000 के। मोर देन 6 months वाले कितने 260 के, तो ये कितने आ जाएंगे 7,40,000 के। टोटल हो गया आपका 10 लाख। ये हुआ ट्रेड रिसीवेबल का नोट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ द असेट्स वर बिल्डिंग की प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। 3 आइटम्स दिए हुए ना आपको, तो टेंजिबल ब्लॉक करके जो आपका नोट बनेगा उसमें क्या लिखोगे टेंजिबल असेट्स। हेडिंग क्या आएगी टेंजिबल असेट्स। बिल्डिंग आपकी है, प्लांट एंड मशीनरी है और क्या है फर्नीचर। कॉस्ट गिवन है, देखो बिल्डिंग की कितनी है 30 लाख, बिल्डिंग की कितनी है 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की 35 लाख, और फर्नीचर की कितनी है सर, फर्नीचर की आपकी 3,12,500, 3,12,500। इन सब की क्लोजिंग वैल्यूज आपको गिवन है। देखो बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है सर हमें क्वेश्चन में 2750, 27,50,000। तो ये कम कैसे हुआ 2,50,000 का लग गया होगा सर इस पे डेप्रीशिएशन, और कैसे आया ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है सर, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है आपकी 26,25,000, 26,25,000, 8,75,000 क्या आ जाएगा आपका 875 ही आएगा ना, ये चेक कर लेना एक बार। डेप्रिसिएशन कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ऐसे ही फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 2,50,000। तो जो डिफरेंस है वो कैसे है सर डेप्रिसिएशन के नाम का है, कितना 62,500, ये 3,12,500 है ना, तो ये 62,500 डेप्रिसिएशन बच गया कितना 2.5 लाख। ठीक है, इन सब का टोटल होकर क्या आ जाएगी आपकी टेंजिबल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन में, चलो।
द बैलेंसेज ऑफ 7,50,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। सर जो आप एक और नोट बनाओगे किसका, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग सर बनाते हैं क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट बनाते हैं। तो इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या लिखना है, फर्स्ट आपका एक तो लोन दिया हुआ है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कितना गिवन है सर, क्वेश्चन में हमें लोन गिवन है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 7,50,000। उसमें से इन भाई साहब ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि सर कुछ पोर्शन ऐसा है जो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाना चाहिए ना, वो आपका अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए ना। तो यहां से हटाएंगे और कहां दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, लेस कर दो 37,500, बच गया कितना 7,12,500। एक और लोन दिया हुआ है सर अनसिक्योर्ड लोन, कितने का है, 6,05,000 का था क्या, कितना था 6,05,000, टोटल हो गया आपका 7,13,17,500, 13,17,500। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल। ठीक है, ट्रेड। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सर जब आपने लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिखोगे उसके नीचे क्या लिख दोगे, कैलकुलेशन करके, सिक्योर्ड लोन बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स। तो जब सर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाएंगे, ये हटा रहा हूं भाई मैं, एक बार शेयर कैपिटल वाला हटा देता हूं इधर से ना, क्या बता रहा है यहां पे देखो कि जब हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जब नोट बनाएंगे वहां पे सर क्या आएगा, कैश इन हैंड। कितना गिवन है क्वेश्चन में कैश इन हैंड भाई, 1,50,000। अब बी पॉइंट आपका कैश विद बैंक। अब क्या है, बैंक में कितना पैसा कौन कौन से बैंक के साथ है वो डिटेल्स हमें यहां पे मेंटेन करनी है। तो देखो क्या कह रहे हैं इस नोट के अंदर, देखो जो बैलेंस दिया हुआ ना बैंक का, कितना दिया हुआ है 12,35,000। तो जो 12,35,000 आपका टोटल बैलेंस दिया हुआ है उसमें से क्या कह रहे हैं, 10,000 बैलेंस किसका है, ओमेगा लिमिटेड का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे सर हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैश विद बैंक। पहला क्या है, विद शेड्यूल्ड बैंक कितना है 12,25,000, और जो बच गया 10,000 वो किसका है सर, विद अदर बैंक्स कितना है 10,000। ठीक है, तो 12,25,000 किसका हो जाएगा, शेड्यूल बैंक का, और अदर बैंक का कितना हो जाएगा 10,000। टोटल हो जाएगा आपका 12,35,000। बैलेंस विद बैंक ऐड करोगे कैश इन हैंड तो क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, ट्रांसफर ₹20,000 टू GR इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बैंक, जो आपकी कंपनी है ओमेगा लिमिटेड, उनके बैंक्स जो भी आपके क्या है, जो कंपनी आपकी है अल्फा लिमिटेड, उसके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 20,000 रुपीज। तो 20,000 GR में ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या होगी, एंट्री पास करेंगे सर हम लोग P&L अकाउंट डेबिट टू GR। P&L से आपको 20,000 लेस करने हैं, जनरल रिजर्व के अंदर ऐड करने हैं। आज अल्टीमेटली आपका इफेक्ट है वो कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। P&L से कम हो जाएंगे, GR में बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ क्वेश्चन का,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5% ऑन द पेड अप कैपिटल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, 5% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 5% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आपकी कैपिटल कितनी थी, 49,95,000 इंटू 5%, डिविडेंड आया 2,49,750, 2,49,750। डिविडेंड क्या है, पेबल है आपका, पेबल है तो लायबिलिटीज आएगी, कहाँ आएगा सर, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। सर डिविडेंड के साथ साथ अब देखो क्वेश्चन में ना तो लिखा हुआ इग्नोर टैक्सेशन, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर डीडीटी भी कंसीडर कर लेंगे। डीडीटी अगर कैलकुलेट करोगे सर तो 2,49,750 इंटू 15 डिवाइड बाई 85, 44,073 प्लस क्या है आपका, देखो 12% प्लस, अब आप पे डिपेंड करता है आप 3% कर रहे हो या 4% कर रहे हो। 3% करोगे तो आ जाएगा 50,843, कितना आ जाएगा 50,843। अगर 4% करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होकर के ये आ जाएगा आपका 51,337। तो आप 3% ईसी और एसएसजीसी चार्ज कर सकते हो और चाहो तो आप 4% भी कर सकते हो। 3% या 4% जो भी आप चार्ज करो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक लास्ट में वर्किंग नोट डाल देना कि हमने ईसी और एसएचईसी जो वो 3% चार्ज किया। तो क्यों किया, क्योंकि आईसीआई के जो भी गाइडलाइंस आई लेटेस्ट वहाँ अभी तक क्या है मॉड्यूल्स के अंदर और जो आगे वाले नए मॉड्यूल्स आए सब में 3% किया हुआ है, इसलिए हम लोग कितना कर रहे हैं 3% कर रहे हैं। अगर 4% कर रहे हो तो बोल देना कि ईसी और एसएचईसी पहले क्या थे 3% थे, अब क्या हो गया 4% हो गया, तो हम लोग 4% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये आपको नोट डालना है। हो सकता है जो भी आपकी आरटीपीज आई हैं या आने वाली हैं उनके अंदर कुछ ये लोग अपडेशन दे दें, कुछ नोटिफिकेशन दे दे कि ईसी और एसएचईसी की रेट आपको 3% कंसीडर करनी है या 4% करनी है। अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आप 3 और 4% जो भी आपको एडजस्ट करना है वो कर लोगे, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा सर, 3% लें और 4% करें तो अमाउंट के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा। जितना अगर आप 3% करोगे सर तो डीडीटी का जितना भी अमाउंट है वो सारा डिडक्ट कहाँ से करना है, पीएनएल के बैलेंस से। तो अल्टीमेटली जो एडजस्टमेंट होना है वो किसके अंदर होना है सर, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज और रिजर्व एंड सरप्लस के बीच ही होना है। असेट साइड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सर हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का अब हमारा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, रिंग लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एक कंपनी है रिंग लिमिटेड जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन आपको 10 लाख रुपीज, जो डिवाइडेड किसमें सर 100 रुपीज़ वाले शेयर्स के अंदर है, तो 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च 2012। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या डिटेल्स गिवन है, देखो बिल्डिंग आपकी है, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स। लूज टूल्स कहाँ आएगी, लूज टूल्स को सर हम लोग दिखाते हैं करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर ऐड करके। लूज टूल्स के लिए आपको जब आप लोग AS2 पढ़ते हो वहाँ पे बताया जाता है कि वो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। अगर लूज टूल्स आपकी किसी मशीनरी से रिलेटेड है तो वो PPE AS10 के अंदर डील होती है। अदरवाइज सर हम लोग जनरली जो लूज टूल्स को डील करते हैं वो किसका पार्ट मानते हैं, इन्वेंट्री का पार्ट मान करके डील करते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है परचेज, कैसी, एडजस्टेड। बट जब हम लोग SPL का फॉर्मेट देखते हैं तो वहाँ पे आता है परचेज आपकी टोटल कितनी है वो, ना कि एडजस्टेड। तो जो परचेज आपने करी टोटल वो कैसे निकल के आएगी सर, एडजस्टेड परचेज का मीनिंग होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जो नेट फिगर आप निकालते हो वो फाइंड आउट करके आपको दिया हुआ है। अगर सर हम इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग और लेस कर देंगे ओपनिंग तो क्या हो जाएगा सर, हमारी जो परचेज की एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट गिवन आपको सैलरीज, डायरेक्टर्स फीस, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट
एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पे इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है, असेट हमारी गिवन है, असेट साइड में गिवन है ना, तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, उस पे इंटरेस्ट हमें मिलना है, तो ये क्या है हमारी असेट्स। डिवेंचर इंटरेस्ट ये क्या है सर, आपका एक्सपेंस रहा होगा डिवेंचर्स के रिगार्डिंग। एडवांस टैक्स 1,20,000, सन्ड्री डेटर्स 36,000, डेटर्स 2,50,000 और बैंक कितने का 60,000। क्रेडिट साइड के आइटम्स की बात करें तो सेल्स गिवन है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 6,000। कब का 1 अप्रैल 11 लास्ट ईयर का इतना बना हुआ है। इस साल की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हमें आगे देखनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड क्या रहता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है 4 लाख की। जनरल रिजर्व 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना सर, ओपनिंग है 50,000 का। क्रेडिटर्स हैं 1,84,000 के। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 1 लाख और 1,10,000 ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी रेस्पेक्टिवली। डिवेंचर्स 4 लाख रुपीज के, इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 लाख का 14% 56,000, तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो 56,000 दिखाया है वो इन डिवेंचर्स के इंटरेस्ट का पेमेंट ही सर होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये क्या है सर, लाइबिलिटीज साइड में, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ना आपका। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्या हुआ होगा सर, रिसीव हुआ होगा 24,000, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उस पर हमें क्या 24,000 का इंटरेस्ट क्या हो चुका है, रिसीव। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड ऐसा जिसके लिए अभी तक कोई क्लेम रजिस्टर्ड नहीं हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या करना है इस क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और गिवन है, वो सब कंसीडर करने के साथ फिर आपको क्या करना है सर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय ₹1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से, कितना 1,60,000। क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री कितना है 1,60,000। क्या आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करने की जरूरत है क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक हमारे काम आता है, कहाँ पे काम आता है, हम लोग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जो आता है हमारा असेट्स के अंदर, वहाँ पे हमें दिखाना होता है। और जब हम लोग एसपीएल बनाते हैं तो वहाँ पे हमें लेना होता है चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री जब आपको लेना है और चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको जो डेबिट साइड के बैलेंसेस थे वहाँ पे दिए हुए थे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने की आपको ऐसा कोई नीड नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 180 और वो कितना है ज़्यादा है सर, ओपनिंग स्टॉक से 160 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो 20,000 आपकी आ जाएगी। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रोवाइड टू डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 4% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं देखो भाई क्वेश्चन के अंदर, आपके डेटर्स गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर 2,50,000 के, उसका 4% 10,000 का हमें प्रोविजन चाहिए सर डाउटफुल डेब्ट्स पे। बना हुआ कितना है, ऑलरेडी बना हुआ कितना है वो आपको देखना है, जो डिफरेंस वैल्यू का रहेगा उतना आपको न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट 30%। इनकम टैक्स का प्रोविजन कितना बनाना है 30%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड 24,000 ऑन मशीनरी। कहते हैं जो ऊपर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस देखे 40,000 रुपीज़, उसके अंदर दो तरीके के डेप्रिसिएशन इंक्लूड है सर, एक तो मशीनरी के ऊपर और एक बिल्डिंग के ऊपर। मशीनरी पे और बिल्डिंग पे 16,000 और 24,000 का क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट 25% एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। डायरेक्टर सर डिविडेंड के लिए कितना 25% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और 10% जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहाँ ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व के अंदर।
बिल डिस्काउंट बट नॉट येट मैच्योर्ड, बिल डिस्काउंट तो करवा लिए बट अभी तक मैच्योर नहीं हुए, ऐसी वैल्यू कितनी है 20,000 की। तो ऐसे बिल्स को कहाँ कंसीडर करते हैं सर, ऐसे बिल्स हमारे कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट के बाद में फुट नोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग नहीं दिखाते। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के अंदर हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाना है क्वेश्चन के अंदर, एसपीएल और पीएन, और जो आपका बैलेंस शीट है वो दोनों चीजें आपको फ्रेम करनी है। स्टार्ट करें जी। चलो बात करते हैं सर, कौन सी कंपनी है, रिंग लिमिटेड। रिंग लिमिटेड क्या बनानी है इसकी, बैलेंस शीट और एसपीएल। बैलेंस शीट और एसपीएल आपको बनाना है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ईयर कौन सा है, ईयर है आपका 2012। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा आपका नोट्स नंबर, और नोट्स नंबर के बाद आता है सर आपका अमाउंट, किससे रिलेटेड है, करंट ईयर का कॉलम। चलो बैलेंस शीट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस शीट की सर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। फर्स्ट जो आपका ये पार्ट होता है वो क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जिसके अंदर आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए बनेगा आपका नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 जब आप बनाओगे तो उसके अंदर क्या लिखना है, नोट नंबर 1 बनेगा सर शेयर कैपिटल का। इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है द रिंग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपीस क्या है, कैपिटल है कंपनी की। तो आपको 10 लाख और 100 रुपीज वाले शेयर है, तो 10,000 शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपीज। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद हमें जो बैलेंस शीट में दिखाना होता है हम लोग उसकी बात करते हैं, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। कितनी है देखो, कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज की। तो 4,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया 4 लाख। कॉल्स इन एरियर करके कुछ गिवन है क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, तो पूरी की पूरी अमाउंट कहाँ चाहिए आपकी, शेयर कैपिटल के कॉलम में 4 लाख रुपीज। सेकेंड जो वर्किंग नोट बनता है नोट्स अकाउंट्स में जो हमारा बनता है वो किसका बनता है, रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी रहती है, इसलिए हम लोग इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। देन शेयर एप्लीकेशन मनी और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स कुछ आपका है नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेजर हेडिंग आती है वो आती है सर नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज,
देखो ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जो आपको नॉन करंट लायबिलिटीज वाले गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए क्या बनेगा सर, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो डिवेंचर्स थे हमारे पास कितने के, 14% डिवेंचर्स हैं 4 लाख रुपीज के। 14% डिवेंचर्स कितने के हैं, 4 लाख रुपीज के। तो एक ही आइटम आप यहां लिख सकते हो, 14% डिवेंचर्स 4 लाख रुपीज। और कोई आइटम जो नॉन करंट लायबिलिटीज का आपका हो, चेक करो। नहीं है कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सर हमारा करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्या आता है अपना, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के आइटम्स देखो क्या क्या हैं। सेल्स नहीं आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपीज आपके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 4000। तो करंट लायबिलिटीज के लिए हम लोग चाहे तो नोट बना देंगे, नोट नंबर 3, जिसमें हेडिंग हम लोग डाल देते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। क्या बनाया हमने, अदर करंट लायबिलिटीज का नोट डाला, जिसके अंदर फर्स्ट आई आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। कितनी गिवन है, 4000। प्रोविजन आपका लास्ट में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से हम लोग अलग से दिखाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, जीआर आपका आएगा नहीं, यहाँ पीएनएल नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में चला जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर्स 28,000। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिवेंचर्स 28,000। और लास्ट क्या आपका अनक्लेम डिविडेंड, $10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। एक तो आपका थर्ड पॉइंट, मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना बनाना है, 30% कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया कंपनी ने, 25%। एंड ट्रांसफर टू जीआर 10%। तो कैपिटल कितनी है सर, 4 लाख रुपीज। 4 लाख का 25%, 1 लाख रुपीज कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब कैलकुलेशन हम लोग पूरी सीखेंगे सर किसकी, कि 1 लाख रुपीज़ का डिविडेंड अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया तो कंपनी को डीडीटी का पेमेंट कितना करना है। देखो हम लोग जब बनाएंगे बाद में देखना आप, एक और नोट बनेगा आपका वर्क, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डीडीटी। सबसे पहले देखेंगे सर डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल कितना, 25%, कितना आया, 1 लाख। देन हम लोग क्या करते हैं सर, इसको हम लोग ग्रोस अप करते हैं, 1 लाख डिवाइड बाय 15, 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 85। ग्रोस अप करके जो डिविडेंड पे डीडीटी चार्ज होएगा वो कितना आएगा, डिविडेंड जो आपका है उस पे डीडीटी चार्ज कितना होगा,
17,604 उस पे सर 12% क्या लगने वाला है, सरचार्ज, प्लस 4% जो है सर वो ईसी और एसएचईसी लगता है। तो टोटल इफेक्टिव अमाउंट आपका कितना आ गया, 20,556, 2556। जो आप पेमेंट करोगे डिविडेंड का, उस पे आपको 1 लाख रुपीज का तो डिविडेंड का पेमेंट करना है, प्लस कंपनी के लिए लाइबिलिटीज डीडीटी की कितनी आएगी, 20,556 रुपये। तो ये दोनों क्या है सर, डिक्लेयर कंपनी कर चुकी है, कंपनी को पेमेंट करना है। इन दोनों वैल्यूज को कहाँ दिखाना पड़ेगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में हमें दिखाना है। तो जो हमारा नोट बन रहा है अदर करंट लाइबिलिटीज का, उसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, डिविडेंड पेबल, ₹1 लाख एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20,556। जो डिविडेंड का पेमेंट आपने किया, डिक्लेयर किया आपने डिविडेंड, और सर उस पर जो डीडीटी लग रहा है, ये इन दोनों का एडजस्टमेंट का होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये क्या होंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। जब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना रहे होंगे, वहां पे इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो देखो जो आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज है उनका टोटल कितना आ गया, 20,556 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 28,000 प्लस 4,000, 162,556। ये तो आपका टोटल आ गया अदर करंट लाइबिलिटीज का 162,556। इसके अलावा सर ट्रेड पेबल्स कितने हैं, देखो ट्रेड पेबल्स हैं क्या क्वेश्चन में, $1,84,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में देखो आपको कौन कौन से प्रोविजन बनाने थे, क्वेश्चन में गिवन है हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के मामले में। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 30%। किसका, जो प्रॉफिट आएगा उसका। प्रॉफिट अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग प्रोविजन का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग मूव करते हैं जो नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी ओर। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कहाँ जाना है, असेट साइड की ओर मूव करना है। असेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, असेट्स में सर हम लोग मेंशन करते हैं सबसे पहले असेट्स लिखेंगे। असेट्स के बाद नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो असेट्स लिखते हो, असेट्स के अंदर आपका क्या आता है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फर्स्ट जो आपकी हेडिंग आती है वो आती है टेंजिबल असेट्स की। टेंजिबल असेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा।
नोट नंबर 5, टेंजिबल असेट्स। एक तो बिल्डिंग थी आपकी और दूसरी क्या थी, मशीनरी। इसके अलावा और कोई असेट्स है तो हम लोग देखते हैं। देखो टेंजिबल असेट्स में क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की गिवन है, प्रोविजन है सर 1 लाख का, और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 5,80,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू है 5,80,000, लेस में क्या करना है, प्रोविजन 1 लाख, बच गया कितना, 4,80,000। ऐसे ही जो मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,10,000, बच गई कितनी वैल्यू, 90,000। टोटल जो टेंजिबल असेट्स आपकी इफेक्टिवली बैलेंस शीट में जाने वाली है वो कितने की है, 5,70,000 की। तो आप लिखोगे टेंजिबल असेट्स, नोट नंबर आपका 5,70,000। टेंजिबल के बाद देखो इंटेंजिबल असेट्स कोई है क्या क्वेश्चन के अंदर। इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कुछ गिवन है क्या, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो भी नहीं है। उसके बाद नंबर आता है सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, किसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के गिवन है, जो डेबिट बैलेंसेस दिए वहां पे देखो, इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 के, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के आ जाएंगे, 2,40,000। कुछ डिटेल वगैरह आपको अलग से इसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट क्या आती है, करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये तो हो गया आपका नॉन करंट। नॉन करंट के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, करंट असेट्स। करंट असेट्स में ए इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट असेट्स। सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री गिवन है सर हमें क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 इन्वेंट्री आपको गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का प्लस क्या ऐड करना है उसके अंदर, लूज टूल्स। तो इन्वेंट्री के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। 6 नंबर जो आपका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा उसकी हेडिंग डालोगे इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज में क्या दिखाना है, ए क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 और दूसरा दिखाओगे लूज टूल्स कितना, 46,000। टोटल कितना हो गया, 2,26,000। तो ये 2,26,000 आपके कहाँ आएंगे सर, इन्वेंट्री के अंदर आएंगे 2,26,000। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो कितने हैं क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 2,50,000 के, और उस पर बनाना है सर हमें प्रोविजन। जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कितने के हैं, 2,50,000 के, और प्रोविजन हमें कितना बनाना है, पॉइंट नंबर बी आपका, प्रोवाइड टू डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 4% ऑन डेटर्स।
तो हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स पॉइंट नंबर 7, हेडिंग डालोगे 7 नंबर किस चीज की है, ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने के 2,50,000 के, लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 10,000, कितने के बच गए 2,40,000। तो आपकी बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे वो कितने के आएंगे 2,40,000 के। इसके साथ हम लोग सर जब हमने प्रोविजन देख लिया 10,000 है, तो एक चीज और भी सीख लेते हैं, P&L में क्या होगा इसका। सर हमने जो नया प्रोविजन रखा है वो कितने का 10,000 का, ऑलरेडी क्रिएटेड कितने का था प्रोविजन, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का था 6,000 का। तो जो नया प्रोविजन बनेगा वो कितने का बना है 4,000 का हमने बनाया है, जिससे हमें P&L के अंदर ट्रीट करना है। नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंसेस देखो कितने गिवन है क्वेश्चन में, कैश और बैंक बैलेंस कितना गिवन है। बैंक दिया हुआ है सर 60,000 रुपीज, बैंक का बैलेंस कितना है 60,000 हो गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद और कोई एसेट्स का आइटम जो रह गया हो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जो आपने टैक्स का एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है, एडवांस टैक्स का पेमेंट कहाँ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, कितना 1,20,000। तो जो आपकी अदर करंट असेट्स है उसमें आप लोग लिख दो शॉर्ट टर्म एडवांसेस कितने हैं 1,20,000 के, और एक था आपका इंटरेस्ट एक्रूड कितने का 4,000 का, टोटल कितना हो गया 1,24,000, 1,24,000 आपके ही आ जाएंगे अदर करंट असेट्स के नाम से, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म एडवांसेस दिखा दोगे और क्या ऐड कर दोगे, जो आपका इंटरेस्ट वाला पॉइंट है एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 वो आप यहाँ पे दिखा दोगे। ये तो बात हुई सर बैलेंस शीट की। अभी तक बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस की जो वैल्यू है वो निकल करके नहीं आई, और एक सर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की वैल्यू हमारे पास अभी तक नहीं आई। इन दोनों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें SPL बनाना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 10,40,000, और कोई एडिशनल वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, तो ये आपका सीधा आ गया 10,40,000। ऐड क्या करते हैं सर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, अदर इनकम। देखो और कोई अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन है क्या। अदर इनकम की बात करूं सर तो देखो एक इंटरेस्ट की इनकम थी हमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी 24,000। इन दोनों को जोड़ा तो ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। $10,64,000। अब सर क्या करना होता है, उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सपेंसेस को।
एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या? नहीं सर, ट्रेडिंग कंसर्न है, तो क्या आ जाएगा? परचेज। सबसे पहले लेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज। एडजस्टेड परचेज आपको गिवन है कितनी? 4,20,000। अगर मैं उसमें ऐड कर दूं चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री तो क्या निकल के आ जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ परचेज 5,80,000। सर चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री क्यों किया ऐड? तो एडजस्टेड परचेज का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है परचेज के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए क्या बोला हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा है, कितना? 1,60,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। इसलिए जब आप लोग परचेज निकालोगे तो जो क्लोजिंग स्टॉक जितना एक्सेस है उतनी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड करनी है। कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई। नेक्स्ट हेडिंग अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है? 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्या करेंगे? डिडक्ट करना पड़ेगा हमें 1,60,000। नेक्स्ट क्या आता है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं? देखो क्वेश्चन में वेजेस और सैलरी। सैलरी गिवन है 1,20,000, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे आपके? 1,20,000। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? कितना इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट हमने किया। तो देखो एक कॉस्ट है आपकी डिवेंचर के इंटरेस्ट की, कितना सर? 4 लाख के डिवेंचर्स है 14% वाले, तो 56,000 हमारी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना है? टोटल 40,000 है। टोटल कितना है? 40,000, जिसमें हमें डिटेल्स अलग से गिवन है, वो दोनों डिटेल्स हम लोग मेंशन करेंगे, तो इसके लिए अलग से नोट हम लोग बना देंगे। नोट नंबर 8। नोट नंबर 8 में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कितना है, और डेप्रिसिएशन एक और क्या था? बिल्डिंग पे कितना है। ठीक है। उसके बाद सर क्या आ गया? बाकी जो एक्सपेंसेस बच गए वो सारे हमें किस हेडिंग में दिखाते हैं हम लोग? अदर एक्सपेंसेस में। अगर कोई एक्सपेंसेस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो हम लोग उसको उसके नेम से दिखा देते हैं, अदरवाइज सारे कहाँ जाते हैं? अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में चेक करो भाई, जो अभी तक आपके कवर नहीं हुए। डायरेक्टर्स की फीस अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा? सबसे पहले डायरेक्टर्स फीस कितनी? रेंट 52,000।
20 + 52। डेप्रिसिएशन हो गया आपका बैड डेट्स 12,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नया कितना बना था 4,000। और सन्ड्री एक्सपेंसेस 36,000। बाकी सब हो गए एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, और कुछ आने वाला है नहीं। ये हो गया आपका 1,24,000। अदर एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,24,000 के। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके, करो टोटल। 1,24,000 प्लस 40,000 प्लस 56,000 प्लस 120 माइनस 160 प्लस 5,80,000। एक्सपेंसेस टोटल हो गए 7,60,000 के। टोटल रेवेन्यू कितना था 10,64,000 का, जिसमें से एक्सपेंसेस काटने के बाद जो प्रॉफिट बच गया हमारा वो कितना बच गया 3,04,000। ये प्रॉफिट है। इसके बाद हमें बोला हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड फॉर टैक्सेशन कितना करना है 30%। और ट्रांसफर टू जीआर, तो पहले ट्रांसफर टू जीआर करोगे या फिर प्रोविजन बनाओगे। सर पहले प्रोविजन बनाएंगे टैक्स का, उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसका हम लोग जीआर में ट्रांसफर करते हैं। तो 3,04,000 इंटू 30% 91,200। ये क्या है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद क्या निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91200 आपको लेस करने 3,04,000 में से 2,12,800 2,12,800 क्या आ गया आपका प्रॉफिट। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना आ गया 2,12,800। अब प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, एसपीएल का जो हमारा काम है वो पूरा हो गया। अभी भी हमारे सामने क्या चीज़ पेंडिंग पड़ी है सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एक रह गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। दो चीज़ें अभी भी आपकी पेंडिंग है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना आ गया 91,200। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितने आ गया आपका 91,200 का। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो तो हमने डेटर में से लेस करके वहीं पे दिखा दिया था, है ना। अब क्या बच गया, बच गया सर केवल और केवल रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू। रिजर्व एंड सरप्लस के कौन कौन से आइटम्स आपको गिवन हैं। सबसे पहले गिवन है सर हमें जनरल रिजर्व 80,000। 80,000 गिवन है आपको। ऐड करना था जनरल रिजर्व में कितना, पॉइंट नंबर आपका है ई, ट्रांसफर टू जीआर 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था सर हमारा 2,12,800, उसका 10% 21,280। ये ट्रांसफर कहाँ करना है, फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट। टोटल हो गया आपका 10,280।
280 101 280। GR के बाद P&L का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000। करंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी वैल्यू जो है वो लेस होकर के वो यहां तक पहुंचेगा। देखो ऐड किया हमने करंट ईयर प्रॉफिट 2,12,280, बट इसमें से क्या क्या अभी तक हमें देना है, इसमें से सर हमें डिडक्ट करना है जो ट्रांसफर टू GR, अभी तक इसको हमने लेस नहीं किया ना, तो जनरल रिजर्व को जो ट्रांसफर किया वो आपको यहां से डिडक्ट करना है। अभी तक सर हमने डिविडेंड का भी कुछ भी नहीं किया, तो लेस करोगे डिविडेंड 1 लाख, DDT जो आपका पेबल था कितना था 20,556। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी रिजर्व एंड सरप्लस की। तो 50,000 प्लस 2 12 800 माइनस 21,280 माइनस 1 लाख माइनस 2,556, तो ये वैल्यू बच गई आपकी 1,20,964। रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो आप लोग 101,280, तो रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आएगी 2,22,244। ये आपका चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस वाली जगह पे। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको क्या है, पूरा फॉर्मेट जो है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। जो स्टेप्स जहाँ पे किए गए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। ऐसा नहीं सर कि मैं रिजर्व एंड सरप्लस पहले लिख दूँ, शेयर कैपिटल बाद में कर दूँ, मैं करंट लायबिलिटीज पहले बना दूँ, नॉन करंट लायबिलिटीज बाद में बना दूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो फॉर्मेट है वो आपका फिक्स है। तो एक बार आपको जब भी इसका क्वेश्चन ट्राई करो उससे पहले पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद आप क्या है बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चंस आपके हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।